ठीक है, पहले जरा बताइए तो ये स्ट्रक्चर क्या है? सबको बोला गया है एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए फॉर श्योर। कौन सा स्ट्रक्चर है? बोले थे ना, क्लास खत्म होने के बाद पहला काम करना है एनसीईआरटी बुक में मार्क करना है कहाँ से कहाँ तक हम लोग पहुंचे। जिनके पास नहीं है उनको बोले हुए डाउनलोड कर लीजिए, बुक पूरा डाउनलोड करने के लिए फ्रीली अवेलेबल है। तो आपको तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग यहाँ आपको बायो इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप एनसीईआरटी पढ़ सके। वो बेस बुक है, टेक्स्ट बुक है, अगर उसको अवॉइड करके चलेंगे फिर क्या होगा? और एक बार में पूरा किताब का एक एक लाइन पूरी तरह से नहीं समझ में आता है किसी को, ये फॉर श्योर है। क्योंकि इसको लिखने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो माने हुए लोग हैं, और वो आपको बहुत छोटे में बहुत सारी बात कह के जा रहे हैं। दूसरी चीज, इसमें मान के चला जाता है कि इतना तक का बेसिक आपको पता है, तो रियलिटी तो कुछ और रहता है। इसीलिए एनसीईआरटी बुक पढ़ना मस्ट है। अब बताइए, रियल टाइम क्वेश्चन आएगा, आप लोग का तो वो बना हुआ रहेगा। अभी तक तो टेस्ट शुरू नहीं हुआ है ना, जिस दिन से होगा उस दिन क्या करेंगे? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? किसी को नहीं पता, बुक देखे ही नहीं है पलट के। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इनके कंपोनेंट्स के बारे में तो अब आप लोग को पता हो जाना चाहिए। स्ट्रक्चर बता दिया गया, नाम स्ट्रक्चर का। तो ये जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनका फंक्शन बताइए। नाम नहीं पूछेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलने के बाद ही तो पूरी चीज दिमाग में खुल के आ जानी चाहिए। तो इसमें ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनका फंक्शन क्या होगा, क्या काम करते हैं, क्यों यहाँ पे प्रेजेंट है? अच्छा, ये कौन से सेल में होगा, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? लाउड प्लीज। यूकैरियोटिक, यहाँ तो ठीक है। अब यूकैरियोटिक पे है तो इसके इन ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स का फंक्शन, यही पढ़ रहे हैं आप लोग। चैप्टर खत्म होने पे है, अभी फंडामेंटल क्लियर नहीं है, हम लोग टिश्यू पे कैसे जाएंगे? पहला क्लास में पहला बात क्या बताया हम लोग का स्टडी प्लान क्या है? पहले सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इधर प्लांट का मॉर्फोलॉजी और इधर एनिमल में फ्रॉग। उसके बाद चलेंगे क्लासिफिकेशन में, सेल, सेल के बाद टिश्यू और इन बिटवीन सेल डिवीजन। ये सेल वाला पोर्शन पूरा करेगा।
बायोमॉलिक्यूल्स लेट पढ़ेंगे क्योंकि अभी केमिस्ट्री का बेसिक उतना नहीं क्लियर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना बायोमॉलिक्यूल समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसको लास्ट पे लेकर आते हैं। लेकिन बाकी सारी चीजें तो आपको समझ में आएंगी। तो हम तो यहीं पे अटक गए, यही क्लियर नहीं है। तो हर दिन का क्लास किस वजह से होता है? ताकि आप घर जाके इसको रिवाइज करें, और आप लोग के पास तो टाइम ही नहीं होता। फिर टीचर पूछेगा क्या, खाली बोलते चला जाए? ऐसे वीडियोस तो हजारों पड़े हुए हैं। ये हैं कौन, ये तो बता सकते हैं? जो ये पार्टिकुलेट स्ट्रक्चर्स हैं, क्या होगा इनका नाम? कुछ लोग जो देर से आए, कई दिनों के बाद आए हैं, उनकी बात अलग है। जो रेगुलर आ रहे हैं उनको तो बताना चाहिए। क्लास में सभी प्रेजेंट थे ना? फिर आइए, ये अगर ये आ रहे हैं तो इसके सरफेस पे ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स क्या हैं, दोनों आने वाले लेट से? हाँ, इसको बताइए ये क्या है। ये अगर ये आ रहे हैं, इसके सरफेस पे पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स का फंक्शन, क्वेश्चन ये है। ये क्या है, यानी कि राइबोसोम्स। काम इनका प्रोटीन सिंथेसिस। धीरे धीरे याद आ रहा है या देख ले रहे हैं? इसके बाद इस प्रोटीन का क्या होगा? पूरा सीक्वेंस, पूरा ट्रेजेक्टरी बताया हुआ है। इसके बाद इस प्रोटीन का क्या होगा? तेज बोलिए, नहीं सुनाई दे रहा। मॉडिफिकेशन। कहां पर? गोल्गी में। लेकिन उसके पहले इसको भेजा तो जाएगा, भेजा जाएगा ना? तो भेजने के लिए ये जो प्रोटीन बना अभी, इस प्रोटीन को पहले इंटरनलाइज किया जाएगा, इसीलिए इतना एक्सपेंडेड टू एंड फ्रो किया हुआ, फैला हुआ। इसके अंदर सिस्टर्नी है। हाँ, ये तो बता ही दिए। इनको कहते क्या है ये? अभी तो बोले बी स्मार्ट। सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के अंदर के जगह को बोलिए, ल्यूमेन। स्पेस ल्यूमेन। तो आप लोगों को बताए थे प्रोटीन फोल्डिंग, क्योंकि प्रोटीन जो बनेंगे वो तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर में बनेगा ना, एक चेन की तरह। ये एक्सपेंडेड होगा, काफी बड़ा होगा। इसको गोल्जी में भेजना है, जैसा आप बोले, सही बोले, इसको मॉडिफाई करना होगा गोल्जी में ले जाने के लिए। तो फिर इसको कैसे भेजा जाएगा? भेजने के लिए क्या करना होगा? लिफाफा में डालना होगा, पैकेज करना होगा। ये पैकेट किसके होंगे? इसके द्वारा बनाए जाएंगे, और उनका नाम होगा वेसिकल्स। पर वेसिकल छोटे स्ट्रक्चर है, ये एक्सपेंडेड है, ये समाएगा कैसे उसमें? है ना पॉइंट? तो क्या करना होगा? पैकेट करना होगा, रैप करना होगा बढ़िया से। तो इसीलिए इसको फोल्ड करना पड़ता है। और दो फायदा होता है, एक तो फोल्ड करने से थोड़े से जगह में आ जाता है, दूसरा इसका फंक्शनल फॉर्म उस तरीके से अचीव हो पाता है। जैसे एक लोहे का शीट है, आप उससे दरवाजा बना सकते हैं,
लेकिन उसे सुई बना लीजिएगा, लोहे का शीट सुई की तरह काम करेगा, तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, शेप चेंज करना पड़ेगा, तभी वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को कर सकता है। अब अगर लोहा आपको सुई के फॉर्म में मिले, उसे जहाज का बना लीजिएगा स्ट्रक्चर, नहीं, फिर उसको फैलना पड़ेगा, यानी उसका शेप उसके बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता होगा। तो दूसरा फायदा प्रोटीन फोल्डिंग का है कि उसको फंक्शनल फॉर्म मिलता है, और ये काम किया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एक तो इससे पैकेज करने में आसानी होती है, सेकेंड प्रोटीन अपना फंक्शनल फॉर्म एक्वायर करता है। अब क्या बोले, इसके बाद ये जाएगा कहां, गोल्जी में, ठीक है। तो ऑब्वियस है इस स्ट्रक्चर को आप लोग पहचान रहे होंगे, नाम इसका क्या नाम है इसका, गोल्जी। इसका मतलब है बुक नहीं देखे हैं, किताब पलटे हैं, है किसी के पास एनसीईआरटी बुक, या खोलिए, कहाँ है एनसीईआरटी बुक। एक चीज नोटिस कर लीजिए, बिना एनसीईआरटी बायोलॉजी के आपको क्लास में नहीं आना है। अगर ये छूट गया तो आप ही छूट जाइए, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया मेरे क्लास में वो है क्या, जैसे ही क्लास खत्म हो, कंसल्ट द एनसीईआरटी बुक एंड इट इज योर होमवर्क कि आपको यहां से यहां तक पढ़ के समझ के आना है। हम ये पूछ के नहीं आपको चलेंगे कि हम किस दिन आपसे क्वेश्चन पूछे, चैप्टर खत्म होने पे हम किसी भी दिन किसी भी पॉइंट पे आपसे पूछ सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है पूरा रिवाइज करके रखना। तो अगर आप बात नहीं सुनना चाहते हैं तो अपना ड्यूटी पूरा कीजिएगा। दिस इज द लास्ट डे, आई वार्न यू। बिना एनसीईआरटी बुक के और बिना एनसीईआरटी बुक पिछले दिन का क्लास पढ़कर आपको क्लास में आना ही नहीं है। और अगर लगातार इस तरीके से करते हैं तो फिर हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए बी सीरियस एंड स्ट्रिक्ट अबाउट योर स्टडीज। तो हम जो आगे पढ़ाएंगे आपको सिलिया एंड फ्लैजिला, आपको क्या समझ में आएगा जब उसका बेसिक से नहीं पता क्यों ये चाहिए, बताइए। तो बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया विल हैव फ्लैजिला और सिलिया और बोथ। आप लोग तो ऑप्शन मास्टर है, किस ऑप्शन को चुनिएगा। इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल टोटल पढ़ाए हुए हैं और कंपैरेटिवली काफी डेप्थ में। बोलिए, फ्लैजिला ओनली, सिलिया होगा क्या, बैक्टीरिया में होगा क्या, नहीं होना चाहिए। क्यों, why not in bacteria, because this is eukaryotic structure, but flagella ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों होता है, बोथ। पर प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला को बनाने वाला प्रोटीन अलग और यूकैरियोटिक फ्लैजिला को बनाने वाला प्रोटीन अलग होता है। तो हम ये भी बता चुके थे, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला को बनाने वाले प्रोटीन का नाम, सारा हेकरी बाहर आ रहा है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला को बनाने वाले प्रोटीन का नाम फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन प्रोटीन। अगर एनसीईआरटी पलटे होते तो ये सब आप लोग को सबको मिल गया होता।
जो भी लेट से आए हैं, मान लेते हैं लेट एडमिशन हुआ है, आपको तो पता चल रहा है ना कि हम लोग चैप्टर में कहां से कहां तक आ गए। ये किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि पीछे का चीज मेकअप करना, जो हमारा छूटा हुआ है उसको मेकअप करना किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी। और बैक क्लास, पीछे जो क्लासेस आपसे छूट गए हैं लेट एडमिशन की वजह से या नहीं आ पाने के कारण, किसी कारण से, उसको देखने का जिम्मेदारी किसका। वीडियोस तो अवेलेबल है, अधिकतर मान लेते हैं 2-4 नहीं अपलोड हुआ होगा, एक आध दिन में हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे का फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फर्स्ट क्लास से अब तक का अधिकतर वीडियोस तो अपलोडेड है, उनको कौन देखेगा। तो आप लोग को तो फुर्सत ही नहीं होता है, इतने व्यस्त हैं। ऐसे थोड़ी पढ़ाई होता है, क्लास में आए इतने ही दिन हमारा संपर्क है, इतना ही देर का, उसके बाद हम कहीं किताब कॉपी कहीं, फिर सब्जेक्ट बैलेंस नहीं हो रहा। फिजिक्स पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री गायब हो जाता है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बायोलॉजी फिजिक्स छूट जाता है। ये कोई एक्सक्यूज है। फिर 10th बोर्ड कैसे पास किए, उसमें तो 5 सब्जेक्ट पढ़ना था, पूरी किताब का एग्जामिनेशन एक दिन में हुआ होगा, और बैक टू बैक एग्जाम होते हैं। बड़ी अजीब बात है। देखिए, फ्लैजिला एंड सिलिया, ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स हैं। पर इसमें फ्लैजिला वो प्रोकैरियोटिक भी होता है, अभी आप लोग को बताएं। जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है, पहला पॉइंट, यूकैरियोटिक फ्लैजिला एंड सिलिया are fundamentally same in structure। ये दोनों ही स्ट्रक्चर वाइज सेम होते हैं, यानी इनका जो कंपोजिशन है, जिन चीजों से मिलकर बने हैं वो सिमिलर पदार्थ है। अंतर कहां पे आता है, दे डिफर ओनली इन द लेंथ और साइज एंड नंबर पर सेल। किन चीजों में इनमें अंतर होगा, एक है लंबाई या साइज, और दूसरा पर सेल इनकी संख्या कितनी होगी। तो फिर जब लंबाई में अंतर खा रहा है तो कौन सा ज्यादा लंबा होगा, कौन छोटा होगा, फ्लैजिला बीइंग लॉन्गर एंड मोस्टली 1 to 6 पर यूकैरियोटिक सेल। अब एग्जांपल यहीं पे देख लें, सम गैमेट्स ऑफ थैलोफाइटा, थैलोफाइटा कहते हैं एल्गी को, और एल्गी है सिंपलेस्ट प्लांट। एल्गी है सिंपलेस्ट प्लांट, तो उनके गैमेट्स पे, सम गैमेट्स ऑफ थैलोफाइटा यानी एल्गी हैव मोर देन 1 फ्लैजिला।
अब इनको क्यों कंसिडर कर रहे हैं? बीइंग एन एल्गी क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि ये ए टाइप ऑफ प्लांट है। प्लांट का क्लासिफिकेशन जो आप पढ़ेंगे, या बायोडायवर्सिटी आप लोग को हटा दिया गया था, तो प्लांट का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये 5 काइंड्स में, 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इनमें जो सिंपलेस्ट काइंड ऑफ सबसे पहले कैटेगरी के प्लांट हैं, उनके गैमेट्स पे, गैमेट वो हो गए जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जिनके फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट फॉर्म करता है। ये तो आप लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़े होंगे 10th में, है ना? तो वही गैमेट्स, उन गैमेट्स पे फ्लैजिला पाए जाते हैं और इनकी संख्या 1 से अधिक होती है, अप टू 6। डिपेंड करता है कौन सा वेरिएंट है, कौन से स्पीसीज है उसके ऊपर। लेकिन बाकी दूसरे जहां पर पाए जाते हैं वो है स्पर्म सेल्स, मेल गैमेट्स पे। ठीक है, एनिमल में जहां पाए जाते हैं वो मेल गैमेट्स हैं, इन्हें स्पर्म सेल्स कहते हैं, और उनमें एक ही होता है, 1 पर सेल। In animals, on their gametes, ये साइन है मेल का, मेल गैमेट्स, ऑन देयर गैमेट्स यानी मेल टाइप, 1 पर सेल, एक गैमेट पे एक ही फ्लैजिला पाया जाए। इस तरीके से फ्लैजिला का प्लेसमेंट होता है। तो पहला पॉइंट ऑफ आइडेंटिटी फ्लैजिला का, यूकैरियोट्स पे पाए जाते हैं जो उनकी संख्या कम होती है। दूसरा, ये लंबे होते हैं सीलिया से और यूजुअली एक या एक से अधिक नहीं होते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सीलिया जो है ये मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे, और साइज इनका शॉर्टर देन फ्लैजिला। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ये इतना ही डिफरेंस खाता है। ठीक है, पहला चीज क्या देखे सीलिया और फ्लैजिला में, कि सीलिया और फ्लैजिला यूकैरियोटिक है। दूसरी बात, इनमें किन चीजों का अंतर है? साइज का और नंबर पर सेल का। और एग्जाम्पल लेने गए तो पता चला ये गैमेट्स पर जो पाए जाते हैं, अगर प्लांट सेल्स के हैं गैमेट्स पे तो 1 से लेके 6 तक ज्यादा से ज्यादा होते हैं। अदरवाइज अगर एनिमल के ऊपर देखा जाए तो एनिमल के मेल गैमेट्स पे 1 पर सेल के हिसाब से पाए जाते हैं। अब देखिए, ये बहुत ही एक्सट्रीमली जिसको कह सकते हैं थीन स्ट्रक्चर है, जो आपको लाइट माइक्रोस्कोप से भी सही तरीके से नहीं पता चलेगा। इसलिए इसका प्रॉपर विजन लेने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी करना पड़ता है। और एक चीज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के साथ ये है कि इसमें आप वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नहीं कर सकते। कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो बीम यूज होता है, जैसे हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं, लाइट मतलब यहाँ हल्का नहीं है, लाइट मतलब है इसमें लाइट वेव यूज हो रहा है, लाइट के मदद से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से उसमें भी एक वेव यूज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करता है इलेक्ट्रॉन बीम। और बताइए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते क्या है? करंट। यानी इसमें एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं करंट यूज होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे कैथोड रे भी कहते हैं। कैथोड रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, और वाटर एक पैरामैग्नेटिक, मतलब इसमें मैग्नेटिज्म है वाटर में। रीजन क्या है? वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी बता चुके हैं आप लोग को प्लाज्मा इलेमेंट पढ़ाते समय। तो पोलैरिटी होने के कारण इसमें मैग्नेटिज्म रहता है। अब एक मैग्नेटिक पार्टिकल
इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है उसके साथ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वाटर के बगल से जब गुजरेगा तो वाटर का एक मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करेगा और डायरेक्शनलेस हो जाएगा। इसलिए जैसा इमेज आना चाहिए वैसा इमेज आ नहीं पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करने के लिए पहला कंडीशन है, यू हैव टू डी वाटर द सेल। सेल में से एक एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हटा देना है। अब एक चीज बताइए, सेल लिविंग है क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर है ना। किसी भी सेल का, किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट का 70 to 80% क्या होता है? वाटर। अब वाटर ही हटा देंगे माइक्रोस्कोपी के लिए, सेल लिविंग रहेगा? नेवर। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तभी कर सकते हैं जब सेल डेड अवस्था में जाए, और जब डेड होता है तो वो लिविंग कंडीशन में जिस ओरिएंटेशन में है उस ओरिएंटेशन में कभी नहीं रहेगा, डिसओरिएंटेड होगा। इसलिए हम लोग को इसका सिलिया और फ्लैजिला का जो एक्चुअल डायग्राम या माइक्रोस्कोप से हम लोग को जो दिखता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू एक्चुअल नहीं है, वो डेड होने के बाद उस तरीके से दिख रहा है। दिस इज द फैक्ट, राइट। लेकिन हमारी मजबूरी है उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को जानने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करना पड़ता है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू से उसका क्रॉस सेक्शन लेकर अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को स्फेरिकल नजर आएगा। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ द सिलिया और फ्लैजिला इन इट्स CS यानी क्रॉस सेक्शन, याद रखिएगा, क्रॉस सेक्शन appear सर्कुलर। ये सर्कुलर नजर आते हैं लाइक दिस। ये क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन है तो ये इसका क्या हो जाएगा? बाउंड्री, राइट। अब ये बाउंड्री बना हुआ होता है सिलिया और फ्लैजिला का बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ बनाते चलिएगा। थोड़ा सा सर्कल में गड़बड़ी है, एलिप्टिकल हो गया है। ओके, तो इसका बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है और ये ऑलमोस्ट सर्कुलर नजर आएगा क्रॉस सेक्शन। इसके बाद फर्दर जब इंटीरियर हम लोग देखते हैं तो पाते हैं क्या? इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल के सिलेंडर्स हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? ये सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर खासकर पाए जाने वाले लंबे चेन लाइक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी अगर हम मान लें दिस इज वन माइक्रोट्यूब्यूल यूनिट, ठीक है, ये हो गया वन माइक्रोट्यूब्यूल यूनिट। तो ये आपस में जुड़कर ऐसे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़कर एक चेन बनाते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप शेप देखें तो कैसा नजर आ रहा है? लाइक दिस आ रहा है ना। अब इसको पिलर बनना थोड़ा सा ऑड लगता है क्योंकि पिलर एक स्टैटिक स्ट्रक्चर है, कहीं पे सपोर्ट दे रहा होता है, किसी ढांचा को खड़ा रखता है। ये मोटाइल है, मूव करने वाले, तो पिलर कहां मूव करता है भाई, राइट। इसीलिए इसे पिलर ना कह के इसे कहा गया सिलेंडर। तो कहने का मतलब क्या हो गया? मॉरल ऑफ द स्टोरी, दिस मेक्स ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस सिलेंडर को बनाने के लिए छोटे छोटे यूनिट्स का जरूरत पड़ा, यही है वो यूनिट जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल कहा जा रहा है। तो माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ सिलेंडर, माइक्रोट्यूब्यूल सिलेंडर, यहां तक ठीक है। अब इस माइक्रोट्यूब्यूल को बनाने के लिए जिस मटेरियल का जरूरत पड़ा दैट इज अ प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड ट्यूब्यूलिन। आई बात समझ में? तो माइक्रोट्यूब्यूल यूनिट composition is
TUBULIN, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो देखिए जरा गौर कीजिएगा, ध्यान देके, सीलिया और फ्लैजिला को बनाने वाला माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोट्यूब्यूल में उपस्थित प्रोटीन ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने, कह सकते हैं ना, और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला किन से बने, फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो फर्स्ट लाइन डिफरेंस दोनों के बीच में क्या आ गया, कंपोजिशन वाइज प्रोटीन के टर्म में ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना, वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको यहीं पे समझा रहे हैं, ये आपका काम होगा इन पॉइंट्स को ध्यान रखना और अपने से नोट्स में लिख लेना। अब देखिए आगे, ये माइक्रोट्यूब्यूल के सिलेंडर बन रहे हैं, राइट। अगर साइड व्यू लेंगे तब ना लंबा नजर आएगा, लाइक दिस, है ना, ऐसा नजर आ रहा है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो आप तो ऐसे देखेंगे, ये वाला सरफेस नजर आएगा, ये सरफेस नजर आएगा, क्या बॉडी नजर आएगा? आप खुद अपने पेन में देख सकते हैं, पेन ऐसे खड़ा करेंगे लंबा रहेगा, लेकिन अगर ऐसे करके देखेंगे, क्रॉस सेक्शन काटे तो ये वाला सतह देखेंगे ना, ये तो छुप जाएगा, ये कैसा नजर आएगा, सर्कुलर। दैट इज व्हाई इट इज अपीयरिंग लाइक दिस। ठीक है, आई बात समझ में? आप एक ही डायमेंशन देख पा रहे हैं, ये साइड व्यू नहीं आ रहा है आपको। अब आगे क्या कहा जाता है कि इसके 9 पॉइंट पे, मतलब इसका जो पेरीफेरी है, बाउंड्री, इसके बाउंड्री पे 9 जगह पे माइक्रोट्यूब्यूल के सिलेंडर नजर आते हैं। क्या कहा हमने, इसके 9 जगह पे माइक्रोट्यूब्यूल के सिलेंडर नजर आएंगे, और वो भी हर पॉइंट पे 2-2, यानी 9 डुप्लेट्स। डबल को क्या कहेंगे, डुप्लेट, और 3 होंगे तो ट्रिपलेट, 4 होंगे तो क्वाड्रप्लेट। इस तरीके से चलता है, राइट। तो आप 9 पॉइंट्स इसमें आइडेंटिफाई करें। ये अभी भी सर्कल ठीक से नहीं बना, लेट मी डू इट वंस अगेन। हालांकि इसमें है सर्कल ड्रॉ करने के लिए, लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए फ्री हैंड डायग्राम बनाए, ठीक है, बिना किसी हेल्प के। तो इससे आपका क्या होगा, डायग्राम बनाने का स्किल ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। और आपको क्या करना है, इसमें 9 पॉइंट्स चुनने हैं इक्वल डिस्टेंस पे, लगभग रफली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा स्पेसिंग में प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग ये इक्वी डिस्टेंट है। यहां तक कीजिए, ये 9 पोजीशंस हैं जहां पे आपको माइक्रोट्यूब्यूल के सिलेंडर्स नजर आएंगे, राइट। अब देखिए, डुप्लेट बनाने हैं, तो पहले तो 9 सिलेंडर्स के लिए 9 जगह आ गए। अब हर एक के थोड़ा साइड में ऐसे पूरा करें। अब आगे वाले को ए नाम दीजिए, और पीछे वाले को बी नाम दीजिए। लाइक दिस। अब ये इंटरकनेक्टेड हैं, यहां तक पूरा कीजिए। अब सिलेंडर बी से एक इस तरह का एंगुलर प्रोटीन बाहर की ओर निकलता है।
इस तरीके से। और इनका काम है सिलेंडर ए से निकलने वाले स्ट्रेट प्रोटीन से जुड़ना। लाइक दिस। ध्यान से बनाइएगा और कंजूसी नहीं कीजिएगा कभी भी डायग्राम बनाने में। जितना हो सके बड़ा बनाइएगा ताकि जितने भी माइनर डिटेल्स हैं आपको याद रह सके। दो काम कभी नहीं कीजिएगा। एक, रफ करते समय पन्ना नहीं बचाना है, क्योंकि रफ एक्चुअली बताता है कि आप प्रोग्रेस कैसे किए। सारी चीजें तो आप लिख नहीं सकते। दूसरा, डायग्राम बनाने में कभी कंजूसी नहीं करना है। जितना आप एक्सपेंडेड डायग्राम बनाइएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा होगा। मान लेते कल को एक नया चीज आपको पता चले, उसको जोड़िएगा कहाँ, आपके पास स्पेस ही नहीं। तो हमेशा डायग्राम बनाने का तरीका है सेंटर प्लेस पे बनाना, ताकि लेफ्ट में अगर जगह भर जाए तो हम राइट में नेमिंग कर सकते। ऐसे आइडियली कहता है आप लेफ्ट में बनाइए, अगर राइट हैंडेड हैं लेफ्ट में बनाइए, राइट में नेमिंग कीजिए। पर बहुत बार होता है स्ट्रक्चर्स इतने सारे होते हैं, ओवर क्राउडेड हो जाता है, तो बेटर ही होता है सेंटर पे बनाइए। बाएं तरफ लिख दीजिए या दाएं तरफ लिखिए, जब दूसरे तरफ का जगह खत्म हो जाए तब पहले तरफ चलिए। हो गया यहां तक? अब सेंटर में भी एक मेम्ब्रेनस शीथ रहता है जिसके अंदर दो माइक्रोट्यूब्यूल सिलेंडर्स रहते हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल सिलेंडर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये बनाता है हब। हब यानी सेंटर। जैसे अगर एक साइकिल का पहिया हो या कार का या बाइक का पहिया हो, कैसा रहता है? इस तरफ से चक्का सर्कुलर है और सेंटर में उसका एक्सिल है, उसके साथ स्पोक्स जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह से पूरा चक्का क्या हो गया? यूनिफॉर्म हो गया। लाइक दैट। ये हो गया। अब है ये आपस में जुड़ेंगे, तो ए से निकलकर प्रोटीन्स इस सेंट्रल स्ट्रक्चर से यानी हब से आके जुड़ते हैं। ऐसे। दिस इज हाउ द क्रॉस सेक्शन ऑफ cilia और flagella appear in the ultra microscope। सबसे महीन रूप में जिसे हम देख सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। उसमें इस तरीके से हमें नजर आता है। ये एक स्कीम है, स्कीमेटिक डायग्राम है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ओके यहां तक? अब नेमिंग करना है सबका। ये तो पहले ही बता चुके, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दोनों है माइक्रोट्यूब्यूल सिलेंडर डुप्लेट्स या डुप्लेट, डबल डबल है। 9 पॉइंट्स में नजर आ रहे हैं। सिर उठाइए। ये जो आप थोड़ा एंगुलर प्रोटीन देख रहे हैं इसे कहते हैं डायनीन प्रोटीन। और इससे कनेक्टेड है ये कनेक्सिन प्रोटीन। इन्हें कहा जाता है स्पोक प्रोटीन।
ये हो गया सेंट्रल शीथ, सेंटर का कवर, सेंट्रल शीथ। ये दोनों हैं सेंट्रल सिलेंडर। और किन के? ऑफ कोर्स माइक्रोट्यूब्यूल के। सेंट्रल सिलेंडर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये हैं सेंट्रल सिलेंडर, सेंट्रल सिलेंडर कनेक्टर। कभी भी फिगर का नेमिंग करना है, फिगर है क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलिया और फ्लैजिला। क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलिया और फ्लैजिला, एक मिनट, फिलामेंट। ये तो बता ही चुके, ये माइक्रोट्यूब्यूल यूनिट है, और इसे भी बता चुके ये है माइक्रोट्यूब्यूल सिलेंडर। या नीचे लिख लीजिएगा माइक्रोट्यूब्यूल सिलेंडर, इनका मेंशन कर दीजिएगा माइक्रोट्यूब्यूल सिलेंडर। हो चुका? अब यहां देखिए, द स्ट्रक्चर, पॉइंट नंबर 1 कर लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया और फ्लैजिला shows that there are 9 doublets, यानी 2 in number, 9 doublets of MT, in short microtubule, MT cylinders connected through proteins with each other. और यही थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देते हैं, दे यूज ATP as a source of energy for the movement of filament of cilia या फ्लैजिला।
इसका मतलब सीलिया और फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट अचीव करने में, है ना, एटीपी खर्च करना पड़ता है, एनर्जी चाहिए होता है। This is filament and this is basal body and this is plasma membrane. Figure a typical cilia और फ्लैजिला। इसको ये एक्सोनिम भी कहते हैं। तो यहां जो बात किया गया of filament of cilia and flagella, this is talking about it, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी यहां पर बात हम लोग नहीं किए। इसके क्रॉस सेक्शन में हम लोग को उतने चीजें नजर आती है। हो चुका? सीरियल नंबर 1 में है ना। इनके मूवमेंट के लिए खर्च होगा एटीपी, यानी ये एनर्जी इंटेंसिव है। Serial number 2. There are two microtubule cylinders at the center that form the hub. Serial number 3, with spoke proteins the hub is connected। मन नहीं लग रहा है क्या? क्या बात कर रहे हैं आपस में? The spoke proteins, with spoke proteins the hub is connected, and when ATP is consumed, जब एटीपी खर्च किया जाता है, when ATP is consumed, the peripheral cylinders, the peripheral cylinders drive the axoneme remaining attached
with the center. तो सेंटर से जुड़ा भी रहता है और एटीपी खर्च करके ये मूवमेंट भी करता है। और एक खास बात, this arrangement of microtubules in the axoneme is called 9+2 arrangement. रीजन क्या है? 9 ट्रिपलेट्स डबलेट्स हैं, हर किनारे पे जो एक एक माइक्रोट्यूब्यूल का सिलेंडर का पॉइंट दिख रहा है वहां पे दो दो हैं, इसलिए वहां का 9 आ गया, और सेंटर में 2 हैं, इसलिए 9+2 अरेंजमेंट इसको कहते हैं। Serial number 5, the filament or axoneme is tethered, tethered यानी anchored, फंसा हुआ रहता है, anchored at the plasma membrane by a basal body exactly similar to the centriole. सेंट्रियोलर स्ट्रक्चर एक रहता है और उस सेंट्रियोल के साथ ये पूरा फिलामेंट या एक्सोनेम जुड़ा हुआ रहता है। तो जैसे अगर हमको दीवार पे रस्सी बांधना है तो दीवार पे पहले काठी ठोकेंगे ना, नहीं तो रस्सी दीवार पे टिकेगा कैसे? ठीक उसी तरीके से ये बेसल बॉडी क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फंसने लायक स्ट्रक्चर बनाता है, एंकर, और उसके साथ इसका फिलामेंट जुड़ा रहता है और इसीलिए इसका नाम पड़ा बेसल बॉडी। ये और इसकी संरचना सेंट्रियोल की तरह होती है। तो आगे जब सेंट्रियोल पढ़ेंगे तब ये और क्लैरिफाई होगा। यहां तक हो गया? अब लोग यहां जो देखे, ये बेसल बॉडी, इसके बारे में बात हो रही है। ये बेसल बॉडी, ये है दरअसल सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। अब आगे देखें दोनों के बीच में सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एट्रीब्यूट्स। एक तरफ सिलिया और एक तरफ फ्लैजिला। present in the cells cilia that produce movement in the surrounding medium। ऐसे सेल्स पर पाए जाएंगे जो आसपास के मीडियम को ही मूव कराते हैं, सेल को अपने जगह से हिलना डुलना नहीं है सिलिया के मदद से, ठीक है। और फ्लैजिला
found on the cells that move by swimming in water or fluid medium. तो ऐसे सेल्स पर पाए जाएंगे जो खुद स्विम करते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं मीडियम में. सीरियल नंबर 2, नंबर पर सेल. सिलिया होते हैं मल्टीपल, बहुत सारे होंगे, और फ्लैजिला 1 और फ्यू, ये कम होते हैं. तीसरा साइज, जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, शॉर्ट, लॉन्ग. यही इन बी में लिखेंगे, नोटेड बाय बोथ हैव सेम साइज basal body but difference in size of the filament. तो साइज के मामले में ये जो हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं और ये लॉन्ग कर रहे हैं, किन के रेस्पेक्ट में बात हो रही है? फिलामेंट के रेस्पेक्ट में. बेसल बॉडी का जहां तक बात है वो दोनों में सेम है. एंकर्ड बराबर साइज के बेसल बॉडी से रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे. अब जरा इनके एग्जाम्पल्स देखें, कौन से लगभग सेल्स में पाए जाएंगे. देखिए, बगल में बैठिए तो बात नहीं कीजिए, और अगर बात करने का इतना मन होता है तो क्लास के बाहर. एक ही चीज बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, भूल जाते हैं आप लोग कहाँ हैं. हो गया? और अभी के लिए लास्ट डिफरेंस एग्जाम्पल. इस तरफ सिलिया था, फाउंड इन एनिमल्स, एग्जाम्पल में ह्यूमंस में. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, like nasal chamber, trachea, bronchus, etc. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी इसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम ओविडक्ट है. और फ्लैजिला का एग्जाम्पल एनिमल में like human, male gamete, sperm cell.
at its tail, यहाँ फ्लैजिला मिलेगा। प्लांट्स में एग्जाम्पल ऑन द gametes of algae, etc. और भी आपको मिलेंगे प्लांट्स में एग्जाम्पल। यह है सिलिया और फ्लैजिला के बीच का कंपैरिजन और इनके पर्पसेस, क्यों और किस लिए प्रेजेंट रहते हैं।